चलिए प्रॉब्लम डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इन अ सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब इज V, द स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए, तो जब हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में V का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, एंड स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है it will gain some kinetic energy, and we have studied कि gain in kinetic energy is equal to work done. ठीक है, so this must be the electric work done because this is electrical charged particle. Fine. तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर अभी यहाँ पे है, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट और धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ेगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो से एक्सेलरेट करेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ले लेते हैं। और इलेक्ट्रिक वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे, E, और पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलते हैं कि वेलोसिटी, इसको मैं ना V कंफ्यूजन ना हो, दिस V इज वोल्टेज, दिस V इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज 2ev डिवाइड बाय m। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, ये वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 2ev डिवाइड बाय m। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, तो मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वोल्टेज। इक्वल कर लेता हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ वोल्टेज। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वोल्टेज को मैं 4 गुना करूंगा तब जाके वेलोसिटी डबल होगी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक चार्जेस ऑफ टू पार्टिकल्स A and B आर इन द रेशियो 2:3। If the mass ratio MA to MB is 2:3, then the ratio of their charges EA to EB is, I think this is quite simple. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए what is specific charge. Specific charge का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो दो पार्टिकल के जो स्पेसिफिक चार्ज हैं वो 2/3 की रेशियो में है। तो इसका मतलब है EA डिवाइड बाय MA, ओके, ये आ गया पहले वाले का, डिवाइड बाय EB डिवाइड बाय MB, ये आपके पास ये 2/3। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो EA डिवाइड बाय MA इंटू MB डिवाइड बाय EB, ये आ गया 2/3। और इनकी जो मास रेशियो है वो 2/3 है, मतलब MA बाय MB इज 2/3। EA डिवाइड बाय EB इंटू 3/2 इज 2/3। यहाँ से EA बाय EB कितना आ रहा है हमारे पास, 4/9, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When beta particles are sent through a tin metal foil, most of them go straight through the foil. अल्फा पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बीटा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। बीटा पार्टिकल्स आर व्हाट? बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो प्रॉबेबली वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एंड दे, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो अल्फा पार्टिकल की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, राइट? वेरी लाइट वेट कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। इनका जो साइज होगा, मास होगा, वो बहुत कम है। हाँ, चार्ज भी अल्फा पार्टिकल से कम है क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे 1 यूनिट चार्ज है, तो चार्ज आधा है और मास तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, 1 प्रोटॉन इज 18, आई थिंक 836 गुना 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ मैं,
हीलियम 2 पॉजिटिव में क्या है? हीलियम पॉजिटिव में बच्चे 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो प्रॉबली 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 रफली, मतलब 8000 गुना ज्यादा भारी है एक अल्फा पार्टिकल कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि जो बीटा पार्टिकल्स को आप एक टिन मेटल फॉइल के थ्रू पास कर रहे हो, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। दिस इज रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, ये तो बस बात सही है। अल्फा पार्टिकल्स भी मोस्टली आपके सीधे इसलिए निकल गए थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द मेटल इज एम्प्टी स्पेस, न्यूक्लियस बहुत छोटे से रीजन में है। बीटा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये भी गलत है। अल्फा पार्टिकल्स मूव विद हाई स्पीड, सॉरी बीटा पार्टिकल्स मूव विद हाई स्पीड बिकॉज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स विल बी डिपेंडेंट ऑन कि उसको आप किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवा रहे हो। वैसे नहीं कि बाय डिफॉल्ट यार सारे के सारे बीटा पार्टिकल बहुत फास्ट भागते हैं, इट डिपेंड्स कि उसका सोर्स क्या है, किस रेडियो एक्टिव मटीरियल से वो निकल रहे हैं। अगर आप उसको एक्सेलरेट करवा रहे हो थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो डायरेक्टली बोल देना कि बीटा पार्टिकल्स मूव विद हाई स्पीड इज ऑल्सो नॉट फैक्चुअली करेक्ट, ठीक है। तो मोस्ट एक्यूरेट इसका जो आंसर आएगा वो यही है, ठीक है। और बीटा पार्टिकल्स क्योंकि बहुत लाइट वेट है, बहुत स्मॉलर हैं कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, इसीलिए और उनका चार्ज भी कम है, तो दे आर बाउंड टू एक्सपीरियंस लेसर रिपल्शन। ओके, आप बोलोगे सर लाइट है वो तो जल्दी डिफ्लेक्ट होगा, ज़्यादा रिपल्शन। रिपल्शन इन द सेंस बोल रहा हूँ मैं Q1 Q2, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स 2 यूनिट, और बीटा पार्टिकल पे क्या होगा 1 यूनिट, है। तो चार्ज कम होने की वजह से द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन दे विल फील विल आल्सो बी लेसर। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक्सपीरियंस कंपेयर टू अल्फा, रेफरेंस हमेशा देना होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू v वोल्ट इज फायर टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ओके, देखो हर एक क्वेश्चन को पहले आपको खुद से ट्राई कर लेनी है। तो हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल को हम भेज रहे हैं टुवर्ड ए न्यूक्लियस, क्या आ गया, Yes. ठीक है, ये इधर को चला गया, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। नाउ इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर, ज़्यादा ये यहाँ तक पहुँचेगा, इससे नज़दीक ही नहीं जा पाएगा। दिस this distance is r, closest approach. If a proton accelerated through same potential is fired towards the same nucleus, the distance of closest approach of proton will be। तो देखो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, बोल रहे एक पार्टिकल के बारे में डेटा दिया है और दूसरे एक पार्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं कि ये आर क्या होगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये चार्ज के साथ और मास के साथ कैसे वेरी करता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास भी प्रोटॉन से डिफरेंट और चार्ज भी प्रोटॉन से डिफरेंट है, राइट। तो अगर हम मास और चार्ज को चेंज करते हैं पार्टिकल के, तो आर कैसे चेंज करेगा ये हम पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ इस क्लास में, आर इज इक्वल टू ए Q1 Q2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब जो Q2 है, लेट्स से चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज Q2, तो ये तो आ गया कांस्टेंट क्योंकि दोनों केसेस में सेम है ये। फिर Q1 वेरी कर रहा है यहाँ पे, ए भी कांस्टेंट है, ओके। व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल या डायरेक्टली बोल दूंगी मैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब प्रीवियस केस में आपने पढ़ा था कि हाफ mv² या सिंपली हाफ mv² भी क्यों लिखूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज तो आपका काइंड ऑफ
फिक्स होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, चार्ज फिक्स कैसे होगा? अल्फा पार्टिकल का डिफरेंट है, प्रोटॉन का डिफरेंट है। एग्जैक्टली तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या करता हूँ, उसको मैं इसको लिख देता हूँ चार्ज इनटू पोटेंशियल, Q1 इंटू वी। ओके, तो Q1 ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, कैंसल आउट। यहाँ से आप बोल सकते हो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है सर, व्हाट अबाउट द मास, मास ऑफ द पार्टिकल? देखो मास को यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला था उसमें मास भी कंसिडर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट? चार्ज अगर आप चेंज करोगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, चार्ज ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है यहाँ पे वो वोल्टेज के साथ ही वेरी कर रहा है। एंड सिंस प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल के लिए जो वोल्टेज अप्लाई थी वो सेम थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी सेम ही रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव फ्रॉम ओवन, एम्बलाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, रेडिएशन फ्रॉम FM रेडियो, कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस, एक्स रेज। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, फिर हम फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग, यहाँ पर हमारे को फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड रहता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी, लाइक रेडियो वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी में रेडियो वेव्स सबसे पीछे आएंगी, उसके बाद माइक्रोवेव, ठीक है, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स, और फिर गामा रेज। ओके, तो सबसे कम यहाँ पे कौन आ रहा है? एक्स तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस, ये भी ज़्यादा हाई एनर्जी है। रेडिएशन फ्रॉम FM रेडियो, रेडियो की सबसे कम होनी चाहिए ना, 3 सबसे पीछे आएगा। 3 ऑप्शन में 3 सबसे पीछे दिया, फर्स्ट ऑप्शन आउट हो गया। Now, और सबसे हाई वैल्यू यहाँ पे किसकी आएगी? कॉस्मिक रेज, क्योंकि दीज आर द गामा रेज। गामा रेज सबसे आगे आएंगी, तो 4 आगे आ रहा है, अच्छा ये भी ठीक है। और गामा के बाद कौन आएगा? एक्स आएगा, 4 के बाद आएगा 5, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन इज 200 किलो जूल पर मोल। इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, इसमें जल्दबाजी में गलती करते हैं बच्चे। मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन एटम के बीच में ये जो बॉन्ड है, इसको जब आपने तोड़ा तो 1 मोल बॉन्ड, ध्यान रखना पर मोल दिया हुआ है, 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको 200 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन ब्रेक दिस बॉन्ड वुड बी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अच्छा बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन कितनी होती है? h/λ। अगर लैम्डा को मैं बोलूँ कि मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो उसका मतलब एनर्जी क्या होगी? फिर मिनिमम होगी। तो बेसिकली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का घुमा फिरा के ये मतलब हुआ कि वो पूछ रहे हैं कि यार ये बॉन्ड तोड़ना हो तो मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन लगेगा। अच्छा सीधी सी बात, यस, कितनी एनर्जी का फोटोन मिनिमम, यार ये तो तोड़ देगा, है ना? जैसे मान लो उसको तोड़ने के लिए 10 की एनर्जी चाहिए, तो 10 की एनर्जी का फोटोन दोगे तो टूट तो जाएगा ना। टूट तो 12 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, 20 से भी जाएगा, बट मिनिमम कितना है? तो मिनिमम की बात पूछी है, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी आपको पर मोल तो दिया हुआ है, तो लेट्स से एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 सिंगल BR बॉन्ड। एक अकेला बॉन्ड तोड़ना है, 1 मोल नहीं। तो ये हो गया 200 इंटू 10⁻³ जूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल डिवाइड करेंगे उसको हम, तब जाके एक बॉन्ड की वैल्यू आएगी। और ये एनर्जी एक फोटोन से मिलनी चाहिए हमें, तो इसको इक्वेट कर दो h/λ के।
ठीक है, आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एन ए इंटू एच सी की वैल्यू 0.12 दिया हुआ है, मतलब 2 इंटू 10⁵ जूल इज इक्वल टू डिवाइड बाय एच सी इंटू एन ए 0.12 इज 1/λ। ठीक है, हाँ अब इसकी यूनिट्स का ध्यान रखना, एन ए इंटू एच सी 0.12 तो दिया है, यूनिट्स मेंशन नहीं किए हैं, तो आप यूनिट्स यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो एच सी बाय जब एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा है, ओके, तो एच सी की यूनिट्स आप निकाल सकते हैं ना, या ये जो टोटल एच सी बाय लेमडा इसकी यूनिट्स किस में होंगे, जूल्स में होंगे, एनर्जी को आप एनर्जी से इक्वेट करोगे। ठीक है, तो बस वो ध्यान रख लेना कि आपके लेमडा के यूनिट्स यहाँ पे क्या आएंगे, मीटर में ही आएगा वैसे तो, सॉल्व करोगे इसको आपको थर्ड ऑप्शन आंसर मिल जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन भी आई थिंक काफ़ी बच्चों ने सॉल्व भी किया होता है, देखा भी होता है, पढ़ा भी होता है। इसकी एक और वेरिएशन भी आपको मैं बताऊंगा कि एक और वेरिएशन इसकी आएगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 100 वाट का बल्ब है, इट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट वो एमिट कर रहा है, क्योंकि घर में जो आपकी बल्ब है दे एमिट वाइट लाइट या येलो लाइट, है ना। वाइट लाइट में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना, वो तो विबग्योर के सारे कंपोनेंट्स उसमें होंगे, इतनी सारी वेवलेंथ होंगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट करता है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास बल्ब आ गया। ठीक है, लाइट छोड़ रहा है। ओके, अब क्या होगा, वेवलेंथ आपको दिया है 400 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब आर कितना। ओके, कितने फोटोन वो छोड़ रहा है हर सेकंड में, ये आपको बताना है, उसमें एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। बेटा पहले समझो कि 100 वाट का मतलब होता क्या है। 100 वाट का मतलब होता है कि वो 100 जूल पर सेकंड एमिट कर रहा है। 1 वाट का मतलब है हर सेकंड में 1 जूल एनर्जी छोड़ी जा रही है। तो 100 वाट का बल्ब अगर 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, कोई वेस्टेज ऑफ एनर्जी वहाँ पे नहीं हो रही, तो इट इज़ एमिटिंग 100 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। ठीक है, और ये जो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है, ये फोटॉन्स के थ्रू छोड़ रहा होगा। बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे होंगे जिनकी कलेक्टिव एनर्जी मिला के 100 जूल के बराबर होगी। तो दैट मीन्स energy of those n number of photons must equal to 100 joules। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच सी बाय लैम्डा, तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, n इंटू एच सी बाय लैम्डा। ओके, बस सॉल्व कर लीजिए। एच सी की वैल्यू आप जानते ही हैं, ठीक है, और लैम्डा आपको दिया 400 नैनोमीटर 100 जूल, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। वो n की वैल्यू जो आएगी उसको आपको x इंटू 10⁻20 में अरेंज करना है, फिर देखना है x क्या आ रहा है आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास, n आपके पास आ जाएगा 2.012 इंटू 10⁻20। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, अब इसकी एक और वेरिएशन आपको बताऊं। सपोज अगर ये बोल रहा है कि 100 वाट का बल्ब है पर वो 80% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, जो एमिट कर रहा है वो 80% ही कर पा रहा है, तो मतलब है तो 100 वाट का, पर वो एमिट कितना कर रहा है, 80 80 जूल पर सेकेंड, है ना। 100 जूल पूरा छोड़ेगा, उसका मतलब है कि 100% एफिशिएंसी है। अगर एफिशिएंसी 80% है तो 100 वाट का बल्ब 80 वाट के बल्ब की तरह काम कर रहा है, मतलब 80 वाट, मतलब 80 जूल एवरी सेकेंड वो एमिट कर रहा है। समझ गए, तो ये भी एक इसका छोटा सा वेरिएशन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल। ठीक है, चलिए ये हमारे पास मेटल है, इसके पास एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन गिरी। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकले और इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी ए मैक्स, वो ई है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बहुत बच्चे इसका आंसर एकदम से बहुत जल्दी से दे देते हैं और बहुत गलत देते हैं। वाई,
दे से कि सर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को आपने डबल कर दिया तो सर काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इमीडिएटली देयर आंसर विल बी 2E। अच्छा, चलो अब आपको मैं सिंपल सा फंडा देता हूँ। आपको मैंने 500 रुपीज़ दिए, इसमें से आपने एक बुक लेके आनी है, बुक की कॉस्ट है 300, ठीक है? तो आपके पास बचे कितने, 200, है ना? ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपको मिला था, इतना आपका खर्च हुआ, ये आपका बचा। मैक्सिमम 200 बच सकता था, उससे ज़्यादा तो बच नहीं सकते थे, ठीक है? अब एक काम करता हूँ मैं, अब आपको मैं ये अमाउंट डबल कर देता हूँ। जो 500 मिल रहे थे ना, वो 1000 मिल रहे हैं। बुक तो आपको अभी भी वही खरीदनी है, 300 वाली। अब आपके पास क्या हुआ, ये जो 200 रुपये पहले बच रहे थे, ये तो इसी 500 में से बच गए ना। तो जो नए मैंने आपको एक्स्ट्रा 500 दिया वो तो टोटल ही बच जाएगा ना, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि बेटा 2 नोट दे रहा हूँ तो मैं आपको 2 किताबें खरीद के आओ, किताब आपको एक ही लेनी है, ठीक है? तो जो एडिशनल 500 मिले वो तो पूरे के पूरे ही बच गए। अब अगर मैं इसको डबल करके 1000 कर रहा हूँ, नाउ यू सेव 700। क्या वो 200 का डबल है? नो, ठीक है? तो पहली बार जो इंसिडेंट एनर्जी थी, अगर उसमें भी सरप्लस एनर्जी थी और वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो इसको जब अब मैं डबल करूंगा, वो जो एक्स्ट्रा एच न्यू आया वो तो टोटल सरप्लस है, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने लायक एनर्जी तो पहले वाले एच न्यू से ही मिल गई थी, आपने एक्स्ट्रा एच न्यू एनर्जी और दे दी उसमें, समझ गए? तो इट विल बी ई प्लस एच न्यू। यहाँ पर बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टन मेटल व्हेन इरेडिएटेड टू लाइट, की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, emits photoelectrons with twice kinetic energy as did photoelectrons when the same metal is irradiated by light of this frequency. Threshold frequency of the metal is, काफी आसान है, दो सिनेरियो आपको दिए हुए हैं। हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो पहली बार h इंटू फ्रीक्वेंसी आपको दिया 3.2 इंटू 10⁻16 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ई ले लेते हैं। सेकेंड टाइम क्या हुआ, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, अच्छा एक सेकेंड, फिर लाइट दिस एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन विद ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एज डिड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन द सेम मेटेरियल विद दिस। अच्छा, इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, ये 2 टाइम्स ई है, और जब वो 2 इंटू 10⁻16 फ्रीक्वेंसी, अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ उस पर इरेडिएट किया, तब जाके ई काइनेटिक एनर्जी थी। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास, दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे, है ना? दो अननोन कैसे हैं, ई और न्यू नॉट, एच तो आप जानते ही हैं, ठीक है? वन ऑप्शन इज एच की वैल्यू को पुट करो और यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल आप पहले निकाल लो, आपको चाहिए की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड आ जाएगा। टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, आई थिंक इसके ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर भूल जाओ एग्जाम क्वालिफाई करने के अपने सपने। नेक्स्ट वन, द इजेक्शन ऑफ द photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect can be stopped by applying a voltage of 0.35 volt when the radiation 256.7 nanometer is used. Work function for the silver metal is, okay, पहले ये समझें कि क्या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। इजेक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी स्टॉप्ड। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यही एक तरह से रोक देना है ना? ओके, बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज ऑफ दिस, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है? अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वही हमने पढ़ा ना, स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या उसके जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको हमने दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने नहीं देना,
ताकि सर्किट कंप्लीट ना हो पाए और वहाँ पे सर्किट में कोई करंट ना आ पाए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको 0.35 वोल्ट यहाँ पे दी गई है। एंड वी नो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी हम जानते हैं। इसलिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। यहाँ पे रेडिएशन का अच्छा डेटा आपको दिया हुआ है, तो एच न्यू की जगह उसको मैं एच सी बाई लैम्डा ले लेता हूँ। एच सी बाई 256.7 नैनोमीटर इज इक्वल टू एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन मुझे चाहिए तो उसको मैं डब्ल्यू लिखता हूँ प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज एनर्जी मैक्स इनटू चार्ज, सॉरी नॉट चार्ज, डिवाइड बाय चार्ज। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इतना बोल सकते हैं हम इसको। तो W प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू E 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको ध्यान ये देना है कि एच सी को आपको जूल में नहीं लेना है, जूल मीटर में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या तो आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो तो ये भी जूल में रखो तब सेम यूनिट्स आएंगे। तो क्योंकि आंसर्स आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए हैं इसलिए बेटर है कि एच सी को भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट कर लो। ओके, कैसे? देखिए, एच सी की वैल्यू नॉर्मली याद कर लो, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो क्या करना है आपको? एच सी की वैल्यू को डिवाइड बाय करना है 1.6 × 10⁻19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 × 10⁻⁻25 डिवाइड बाय 256.7 को 256 ले लो या 257 ले लो, अप्रॉक्सीमेशन अगर करना है आपने तो उसको 257 × 10⁻⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, क्या आ जाएगा आपका? जूल मीटर। क्या आ जाएगा आपका? मीटर में वेवलेंथ, ठीक है। और ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो आओ, ये डायरेक्टली ओवरऑल वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इसको सॉल्व करो and you will get the value of work function that will come out to be 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बट दैट्स फिजिकल केमिस्ट्री फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपका कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, बेसिक क्वेश्चन है। Which of the graphs shown below does not represent the relationship between incident light and the ejected electron from metal surface? Does not, okay, गलत कौन सा है? देखो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी का मतलब है एच न्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हुआ ना, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है। यस, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से कुछ इस तरह का रिलेशन होता है कि एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो सही ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ये लाइट ऐसा आ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी सही है। ये ग्राफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है, क्या ये सही है? देखो, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे इजेक्शन शुरू हुआ, मान लो बच्चे जहाँ पे 3 फोटोन गिरे और तीनों फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। ओके, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हुआ, क्योंकि इंसिडेंट फोटोन 3 थे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी 3 थे। यस, तो अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊं तो ये गिरने वाले फोटोन तो 3 ही हैं, बट जस्ट उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई है। क्या हुआ? 3 फोटोन से निकलेंगे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स ना,
मिल गए। अब वो ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन्स हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एकदम से इलेक्ट्रॉन निकले और जितने निकले इस वैल्यू पे सडनली इतने, मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही रहे ना वो, आप बढ़ाते रहो फ्रीक्वेंसी, 3 से ज़्यादा तो नहीं होंगे वो। ये भी ग्राफ सही है। दिस इज रॉन्ग क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जीरो से नहीं शुरू होता। भैया आप हल्की सी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दोगे एकदम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इट हैज़ टू क्रॉस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू। फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड व्हाई इज दैट, को भी समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पूछी हैं जो बड़ा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछी गई, कि जिनको बच्चा जनरली इग्नोर कर देता है। ठीक है, द फिगर दैट इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स। मतलब क्वांटम थ्योरी ने जो जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे वो अगर है यहाँ पे तो ठीक है, उसके बाहर का कुछ है यहाँ पर क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही है, वो आपको बताना है। देखो पहला आपका स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम तो बच्चे क्वांटम थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी है, पर क्वांटम थ्योरी ने बोला भैया वो सब कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, वो फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फोटॉन्स हैं तो मतलब एनर्जी क्वांटाइज है। एनर्जी क्वांटाइज है तो एटम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन उनके बीच में जंप करेगा। ओके, तो फिक्स एनर्जी के जंप्स होंगे, उतनी एनर्जी से ऊपर जाएगा, हर बार नीचे आएगा तो एक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लूज करेगा। इसीलिए स्पेसिफिक पोजीशन पे यहाँ पे आपको बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो स्पेक्ट्रम जो था ये क्वांटम थ्योरी के थ्रू ही एक्सप्लेन हो पाया। यस, इट इज अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स। पहला तो ठीक आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी हम क्वांटम थ्योरी के थ्रू ही एक्सप्लेन कर पाए थे, तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स। ओके, दिस वन इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली, ये टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना कुछ ऐसा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर क्वांटम थ्योरी की बात नहीं हो रही है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, एटीजी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है आप पढ़ेंगे आगे थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज नॉट, इट डजंट रिक्वायर क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि क्वांटम मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको दे रही है। तो वी डोंट हैव टू गेट इनटू द क्वांटम थ्योरी, ठीक है, टू एक्सप्लेन दिस एटीजी। द थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट वन, द ब्लैक बॉडी कर्व इज द वेरिएशन ऑफ। ओके, देखो, तो ब्लैक बॉडी का जो कर्व है जैसे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वहाँ पर इंटेंसिटी को लेमडा के साथ प्लॉट किया गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ है। जो पहला वाला ग्राफ अगर हम उसकी पीक देखें, पे आई, इन ग्राफ की पीक है, थर्ड की पीक कुछ यहाँ पे है। ठीक है, हाँ, ये आपका दिस वन इज, दिस ग्राफ इज अराउंड 3000 Kelvin, this graph is around 4500 Kelvin, and this graph is around 6000 Kelvin। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्राफ की शेप चेंज हो रही है, और जो पीक है वो लेफ्ट और ऊपर शिफ्ट हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ हम पढ़ते हैं वहाँ पे। तो क्या हम एमएससी पावर, ये जो आपकी आई है, ये एक्चुअली एमएससी पावर को भी उससे रिलेट करेगी। अगर आप ब्लैक बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स देखोगे
ठीक है, किसी भी रेफरेंस बुक में, तो वहाँ पे यू विल फाइंड कि यस एमईसी पावर को प्लॉट किया जाता है, बट नॉट विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो ये पूरा ग्राफ जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट है ना, ये हम वेरिएशन देख रहे हैं लैम्डा के साथ। ओके, हाँ लैम्डा नहीं लेना, लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी ले लो, क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। या तो लैम्डा होगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। एमईसी पावर को वेवलेंथ के साथ यहाँ पे प्लॉट किया जाता है, ये आप याद कर सकते हैं। और you can also refer some of the books, or you can directly search the black body curves, or you can search online about the graph of MEC power versus wavelength for black body। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे मिल जाएगा। वाई डू यू नीड थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज इस टॉपिक पे डिटेल नहीं है हमारे सिलेबस में, एंड वी डोंट एक्चुअली डिस्कस दिस थॉरली। ओके, बट ग्राफ क्योंकि एनसीईआरटी ने जस्ट ग्राफ दिया हुआ है, डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ पूछ ले, तो आई थिंक आप खुद से थोड़ा एफर्ट लगा के उसके ऊपर पढ़ोगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। मैंने बोल रहा कि जो इरेलीवेंट है सिलेबस के बाहर की चीज़ें वो पढ़ो, बट नोइंग अ लिटिल बिट मोर देन द सिलेबस गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व कर पाते हो, बिकॉज यू नो फॉर श्योर कि ऐसा है। ओके, चलिए अब पहुंच गए हम बोहर मॉडल पे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया द रेडियस ऑफ which of the following orbit is same as that of the first Bohr's orbit of hydrogen atom? बोहर्स के मतलब सॉरी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? ए नॉट बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज एन स्क्वायर ए नॉट डिवाइड बाय जेड। तो अगर आप चाहते हैं आंसर ए नॉट आए, तो एन स्क्वायर और जेड बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब देख लो लिथियम के लिए कितना है, जेड 3 है, एन 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और 4 और 3 बराबर नहीं होते। यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या है, एन 2 है, तो 2 का स्क्वायर आपका 4, और बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू भी 4। यहाँ पे एन स्क्वायर जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहेगी। चलिए नेक्स्ट वन, which of the following about an electron occupying the 1s orbital in a hydrogen atom is incorrect? अच्छा, इलेक्ट्रॉन हमारा 1s ऑर्बिटल में है, ऑर्बिट में नहीं है, ऑर्बिटल में है। ठीक है, अब हम बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल क्यों लिख रहे हैं सर, ऑर्बिट क्यों नहीं? क्योंकि इवेंचुअली तो बोहर मॉडल फेल हो गया था ना, इवेंचुअली। तो फाइनली तो हम यही समझे कि ऑर्बिट डिफाइन नहीं हो पाएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ऑर्बिटल इज द वर्ड जो हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपका 1s ऑर्बिटल में है, हाइड्रोजन एटम में है। चलिए पहला पॉइंट बोला इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमें इनकरेक्ट बताना है। अब देखो, अब 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्राउंड स्टेट में बेसिकली 1s1। ओके, बच्चे ग्राउंड स्टेट में भी है, तो वहाँ पे आपने बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है सर? हाइड्रोजन के लिए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 1 है, फर्स्ट शेल में है वो, सर वो ए नॉट होना चाहिए, सर उन्होंने 2a नॉट लिखा है। अगर ऐसा आपके माइंड में आ रहा है ना बेटा, वो जो ए नॉट है दैट इज कि वहाँ पे अ, वो ऑर्बिट का उसने रेडियस दिया था, ऑर्बिट, समझे? अब ऑर्बिट जैसा कुछ होता ही नहीं, ऑर्बिटल होता है। एंड वी नो इस साइज स्क्वेयर को जब हम आर के साथ प्लॉट करते हैं, ग्राफ कुछ ऐसा आता है और 1s। ठीक है, मतलब probability of finding the electron sharply drops as you go away from the nucleus। ठीक है, तो वो ए पे भी मिलेगा, 2a पे भी मिलेगा, 3a पे भी मिलेगा। हाँ, आगे आगे दूर जाते जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। मतलब न्यूक्लियस के नज़दीक ढूंढोगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज़्यादा है, न्यूक्लियस से जितना आप दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी उतने ही कम होती जाएगी। पर कम होती जाने का मतलब क्या है? अब जैसे आप घर से बाहर निकले, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि बाजार तक गए होगे, आसपास किसी दोस्त के पास गए होगे, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, मे बी आउट ऑफ टाउन ही चले गए हो,
किसी रिलेटिव के पास चले गए हो, ये मे भी आउट ऑफ स्टेट हो, आउट ऑफ कंट्री चले गए, भी छुट्टी मनाने चले गए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। साल में से कितने दिन आप आउट ऑफ कंट्री मिल सकते हो? बहुत कम। मोस्ट ऑफ द डेज यू विल बी फाउंड अपने घर के आसपास के इलाके में, मार्केट में, ठीक है, किसी गलियों में, राइट। तो इसका मतलब है कि 2a0 पे इट कैन बी फाउंड, बट इट्स जस्ट कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, दैट विल कीप चेंजिंग एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज। हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन हेयर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Probability density of finding the electron is maximum at the nucleus। हाँ, ये भी सही है बॉस। ये देखो, एट द न्यूक्लियस ऑलमोस्ट मैक्सिमम है। एट द न्यूक्लियस का मतलब कि जस्ट एट द बाउंड्री, उसकी जस्ट बाहर, क्योंकि उसके अंदर तो नहीं होगा। एट द न्यूक्लियस बोला है, इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं बोला। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट द डिस्टेंस a नॉट फ्रॉम न्यूक्लियस। नो, एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना दूर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट में मैक्सिमम हो रही है ऐसा नहीं है। ओके, तो डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, if the mass of an electron is doubled, the radius of first orbit of hydrogen atom becomes। अच्छा जी, क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम डबल कर रहे हैं तो? ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज डिफाइंड ए नॉट, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये होता है। विल दैट चेंज? सर ये तो फिक्स है ना, ये 0.529 एंगस्ट्रॉम पक्का फिक्स है। कैसे आया ये? सर रेडियस का फॉर्मूला था n स्क्वेयर a नॉट बाय z। ये फॉर्मूला कैसे आया? a नॉट की ये वैल्यू थी, किसी होंगे उनको मल्टीप्लाई करके आप इतना पहुंचोगे। हाँ सर, था ना, बड़ा सा एक्सप्रेशन था, उसमें कुछ फिक्स वैल्यूज थी, उनकी वैल्यू पुट करके हमने a नॉट निकाला था, और n और z वेरिएबल थे। तो वो जो बड़ा सा फॉर्मूला था ना, आप उसको ध्यान से देखो, क्या उसमें मास के ऊपर डिपेंडेंस थी? सर मास के ऊपर तो डिपेंडेंस थी, बिल्कुल थी। कैसे निकाला था हमने वो फॉर्मूला? सर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, यू कैन से काइनेटिक एनर्जी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इक्वेट कर लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास mv स्क्वेयर बाय r इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। r यहाँ से कितना आ जाएगा? k q1 q2 डिवाइड बाय mv स्क्वेयर फर्स्ट। लेकिन हमने पढ़ा था कि mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, राइट। ये भी पढ़ा था हमने यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटीज NH अपॉन 2 पाई mr। ठीक है, तो r आपके पास कितना रहेगा? k q1 q2 डिवाइड बाय m इंटू वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा v स्क्वेयर है, तो n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वेयर इंटू m स्क्वेयर r स्क्वेयर। इवेंचुअली यहाँ से ये r कैंसिल आउट होगा, और r की एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? n स्क्वेयर। r इज पावर, ये पावर क्या, r कितना रहेगा आपका? n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइड बाय k q1 टू 4 पाई स्क्वेयर m। ये था। हाँ, n वेरिएबल है, और इवेंचुअली जो आपका Q1 Q2 है
तो Q1 विल बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q2 विल बी द Z टाइम्स E, वहाँ पे Z ये n स्क्वायर ऑफ Z उस तरह से आ जाएंगे आपके पास। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पर m के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मास को डबल करोगे रेडियस क्या रहेगा, हाफ हो रहा है। तो जो अभी आपके पास 0.529 आ रहा है, ठीक है, इट विल जस्ट गेट हाफ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो डेरिवेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, यू हैव टू बी डिराइव द फॉर्मूला। ओके, रटे रटाए फॉर्मूला पे नहीं चल सकता। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन टू डबल इट्स एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था एन एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम को डबल करना है, क्या करें, एच अपॉन 2 पाई को डबल कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता। मैं एन को डबल कर सकता हूँ, हाँ यही ऑप्शन है मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सेकंड ऑर्बिट में है अभी वो सेकंड में है, तो फोर्थ पे ले जाओ, क्योंकि सेकंड का डबल फोर्थ होता है। तो अभी जब वो n इज इक्वल टू 2 में है, उससे उसको n इज इक्वल टू 4 में ले जाओ। जब ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली उसका एंगुलर मोमेंटम डबल हो जाएगा। एनर्जी कितनी चाहिए ये पूछ रहे हैं। अच्छा, और हीलियम पॉजिटिव आयन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट कितना होता है, क्या फॉर्मूला है, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। जेड की वैल्यू हीलियम के लिए कितना है, 2 है, जेड स्क्वेयर आपका 4 आ गया, एन स्क्वेयर भी आपका 4 है, तो ये तो -13.6 आ गया। और फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा, फोर्थ शेल की एनर्जी -13.6 इंटू 4/16 डिवाइड बाई 4, क्या रहेगा आपके पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका गैप कितना है, दिस गैप इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो मतलब हाइड्रोजन के जो पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप है, वो हीलियम पॉजिटिव के सेकंड और फोर्थ के बीच का गैप है, समझे, गैप ही पूछा था आपसे। नेक्स्ट वन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ hypothetical atom is 50 electron volt, ठीक है, if this atom obeys Bohr's atomic model, the energy of electron in the fifth orbit will be, सर ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का समझ नहीं आया। देखो आयनाइजेशन एनर्जी बोला है, ठीक है, और अगर ये बोहर एटॉमिक मॉडल ओबे कर रहा है, दैट मीन इट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट से उस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे निकाल के ले जाना। ये एटम था, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अलग कर लो, और बाकी का बाकी क्या बचेगा आपके पास, बाकी न्यूक्लियस बचेगा। क्यों, क्योंकि सर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, यही होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी थी, ये आयनाइजेशन एनर्जी होती। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसी की -13.6 है, तो उसको +13.6 एनर्जी दे दो, नेट एनर्जी क्या होगी, जीरो। जीरो का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बाहर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा चुका है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज सिंपली नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। बच्चे अगर आपको ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा है, तो इनडायरेक्टली वो आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रहे हैं। तो नॉर्मली जैसे हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते थे ना, तो अब उसकी जगह पे आपको ये -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके कैलकुलेट करना है, समझे, क्या समझे। तो इसका मतलब हुआ दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इज रिप्लेस्ड, जेड हमें दिया नहीं है, ठीक है, तो -50 के बराबर लेना आपने। तो अब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कितना हो जाएगा, -50 डिवाइड बाय n स्क्वेयर, क्योंकि फॉर्मूला था -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, एन तो चेंज होता रहेगा, है ना, तो ये चेंज होगा।
तो अब अगर एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट हम निकालेंगे तो -50 डिवाइड बाई 25 कितना रहेगा? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स इट, सिंपल। चलिए नेक्स्ट वन। एन emission transition starts from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which the transition belongs and the region of the spectrum. That is interesting. क्या लग रहा है ये? देखो, ऑर्बिट हैविंग रेडियस, अच्छा, तो प्रॉब्ली ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात हो रही होगी क्योंकि वही पढ़े हमने। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज n स्क्वायर a नॉट। और एक काम कर लेते हैं, इसको इक्वेट कर लेते हैं 1.3225 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करो। ए नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे एन की वैल्यू 5 आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और तो ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, एमिशन स्टार्ट्स फ्रॉम फिफ्थ। बेटा एमिशन जब भी होती है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आ रहा होता है ना, ये होता है ना। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर में जाएगा तभी तो एनर्जी छोड़ेगा, एमिट करेगा, तो अभी तो एमिशन स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। तो मतलब ये हायर एनर्जी 5 है, लोअर लेवल कौन सा है? 5 से कम ही होगा वो। तो 211.6 n स्क्वेयर a नॉट को अब 211.6 पाइकोमीटर के इक्वेट कर लो। यहाँ से आपके पास n वैल्यू 2 आ जाएगी। तो लोअर लेवल 2 है, तो मतलब 5 से 2 की ट्रांजिशन है। तो जो बेस लेवल आपका 2 है, तो मतलब वो बाल्मर सीरीज की लाइन है ना। और बाल्मर सीरीज की लाइन कैसी होती है? विजिबल होती है। इतनी सी बात पूछी थी बस, है ना। रेडियस वाला फॉर्मूला आपको लगाना था, एन की वैल्यू निकालनी है और उससे आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फॉर द बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेव नंबर का फॉर्मूला आपको दिया है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 to 4 आर। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एज वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज। ओके, एज वेवलेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, सोचिए। तो बेसिकली जो वी बार है दिस इज 1/λ। तो एनर्जी इज hc/λ। लैम्डा कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि बाल्मर सीरीज की बात करें तो n इज इक्वल टू 2 हो गया नीचे। अब कभी वो 3 से इलेक्ट्रॉन गिरा, ठीक है, मे बी कभी वो 4 से गिरा, फिर वो 5 से गिरा, ऐसे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप, ये वाला गैप एनर्जी का कम है, ये गैप एनर्जी का और बड़ा है, ये और बड़ा है, 6 से और बड़ा हो जाएगा। तो वेवलेंथ कम होने का मतलब है एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जैसे आप बाल्मर सीरीज में 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इस तरह से ट्रांजिशन करवाते जाएंगे तो जो लाइंस आती जाएंगी क्या वो कन्वर्ज कर रही हैं? देखो 1/λ, जब लैम्डा कम होगा तो 1/λ बढ़ेगा, तो वी बार बढ़ेगा, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी सिंपली। तो दिस इंक्रीजेज, देन इवेंचुअली जो लाइंस आएंगी अगर आप उनकी वैल्यू देखें वो कैसी रहेंगी? उनकी वैल्यू काफ़ी क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वाला गैप ज़्यादा बड़ा होता है, अगला वाला वाला गैप उससे बड़ा है, बट उसमें जो ये जो एक्स्ट्रा गैप ऐड हुआ ना ये थोड़ा छोटा है। उसके बाद ये गैप थोड़ा और कम हो गया, और कम हो गया। तो आपने पढ़ा ना n इज इक्वल टू 1 पे 2 में ये गैप सबसे बड़ा है, 3 थोड़ा सा ऊपर है, 4 से और भी कम ऊपर है, 5 और भी नज़दीक है। तो जो सब्सिक्वेंट एनर्जी गैप्स हैं ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट जो एनर्जी गैप है जिनको आप डेल्टा ई बोल सकते हो, वो क्योंकि स्मॉलर 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 होते जा रहे हैं, तो जो लेमडा में भी चेंज आएगा या 1/λ की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो भी थोड़ा थोड़ा आएगा। ओके, तो जिससे लाइन धीरे धीरे नज़दीक आना शुरू होंगे, मतलब पहली लाइन में भी यहाँ पे हो, अगली लाइन यहाँ पे आ रही है, अगली लाइन थोड़ी नज़दीक है, थोड़ी और नज़दीक है, थोड़ी और नज़दीक है, और नज़दीक है, और नज़दीक है,
इस तरह से लाइंस स्टार्ट टू कन्वर्ज, दैट इज करेक्ट। द इंटीजर n1 2 है, ये भी सही है क्योंकि बाल्मर की बात कर रहे हैं भैया। बाल्मर के लिए बेस लेवल आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देन फॉर द लाइन हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ n2 is 3, देखो अगर लैम्डा मैक्स है तो एनर्जी आपका मिनिमम होगा, E इज hc बाय लैम्डा। बट बाल्मर में आपको मिनिमम एनर्जी गैप लेना है। 2 पे अगर गिरेगा इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम एनर्जी गैप से गिराना है, 3 से ही गिरेगा फिर वो, क्योंकि 4 में तो एनर्जी गैप और बड़ा हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस नहीं, वाई? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाना इन्फिनिटी पे, ठीक है। हाँ, बाल्मर में आप इन्फिनिटी से 2 तक भी जा सकते हो, तो 2 और इन्फिनिटी के बीच का एनर्जी गैप कितना है ये मैं निकाल सकता हूँ, बट 2 इज नॉट द ग्राउंड स्टेट ना। हाइड्रोजन के लिए जो ग्राउंड स्टेट है वो 1 है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1s में रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है 1 से उसको इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो इस फॉर्मूला से, अगर ये बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला दिया है, मैं उससे लाइमन सीरीज की वैल्यू, क्योंकि 1 टू इन्फिनिटी लाइमन सीरीज में आएगा, वो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बस ये है फॉर्मूला, ये सही है, इसी फॉर्मूला से होगा, बट इन्होंने लिख रखा है बाल्मर सीरीज के, तो ये n2 ले रखा है यहाँ पे इन्होंने, इसको 1 पुट करना पड़ेगा मुझे, तब जाके फिर वो लाइमन के लिए बनेगा, तब जाके फिर मैं हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट इवेंचुअली यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। फोर्थ वाला गिवन द बाल्मर सीरीज फॉर्मूला सही नहीं है, बाकी 3 सही है। Next one, the shortest wavelength of hydrogen atom in the Lyman series is lambda 1. The longest wavelength in Balmer series of helium 1 positive is. Lyman series का मतलब है 1 पे गिरना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा सबसे कम, एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो लैम्डा मिनिमम का मतलब है डेल्टा ई या एनर्जी आपका मैक्सिमम है। तो लाइमन में मैक्सिमम एनर्जी का गैप क्या होगा, इन्फिनिटी से 1, ओके। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर, जेड तो आपका हाइड्रोजन के लिए 1 है, आर इंटू 1 का स्क्वेयर, 1 अपॉन n1 स्क्वेयर दैट इज 1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वेयर, ये सिंपली कितना आ गया, आर आ गया। और हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, इसको लैम्डा 1 लेना है, तो मैंने लैम्डा 1 बोला है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, फॉर बाल्मर ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव, क्या लेंगे हम, क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वेयर, जेड 2 है उसका, 2 का स्क्वेयर दैट इज 4, 1 अपॉन n1 स्क्वेयर, अब n1 आपका 2 आ जाएगा, बाल्मर की बात हो रही है, 1 अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे लैम्डा क्या निकालना, मैक्स, तो डेल्टा ई मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम एनर्जी गैप मतलब 2 पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा, मिनिमम एनर्जी गैप से, तो कहाँ से गिरेगा, 3 से गिरेगा, 3 स्क्वेयर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये लैम्डा रहेगा आपके पास 5r डिवाइड बाय 9, ठीक है। और r को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा 1, 5 डिवाइड बाय 9 लैम्डा 1, r इज 1 अपॉन लैम्डा 1, ये करेक्ट है। तो गड़बड़ लग रही है, हाँ 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ से लैम्डा आपके पास आ जाएगा 9 लैम्डा 1 डिवाइड बाय 5, ऑप्शन, ओके। Next one, number of possible spectral lines in the bracket series of hydrogen spectrum when electron present in the 9th excited state returns to ground state. Okay. ठीक है बॉस, तो 9th excited state का मतलब होता है n is equal to 10, तो 10 से उसको 1 पे आना है। What are the possibilities? 9
पे जंप करे, 8 पे करे, 7 6 5 4 3 2 1। नंबर ऑफ ब्रैकेट सीरीज, अब देखो 9 से डायरेक्टली ये आ रहा है ये, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस, चलिए ब्रैकेट कहाँ पे आता है, क्योंकि लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट n इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो 4 पे इलेक्ट्रॉन गिरना चाहिए, 4 पे कहाँ से गिरेगा, हायर वालों से। तो एक बार तो ये हो सकता है कि 10 से वो डायरेक्टली 4 पे आए, एक और उससे 9 से डायरेक्टली 4 पे आए, 8 से डायरेक्टली 4 पे आए, 7 से 4 पे आए, 6 से 4 पे आए और 5 से 4 पे आए। यही हुआ ना, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये कि लोअर लेवल उसमें क्या है, 4 है। nth से वो जब भी 4 पे गिरेगा, यही आपकी ब्रैकेट की लाइंस होंगी। तो 10 से डायरेक्टली 4 पे आता है, फिर 10 से एक बार 9 पे जाएगा, फिर 9 से 4 पे आता है, फिर 10 से मे बी 8 पे गया हो, 8 से फिर डायरेक्टली 4 पे आ सकता है। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, 6 लाइंस। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे ना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाला क्वेश्चन, तो उसमें गलती होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मूला आप लगा ही नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट वन, which of the following transition is not allowed in the normal electronic emission spectrum of an atom? चलिए देखो, 2s to 1s, तो ये n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे जा रहा है, क्योंकि सही है। एमिशन का मतलब है हायर लेवल से लोअर लेवल पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा। और 2p टू 1s, ये भी 2 to 1 जा रहे हैं, सही है। 3d से 4p, देखो बेटा 3d का मतलब थर्ड शेल और फोर्थ शेल, थर्ड शेल हायर नहीं होती है, फोर्थ शेल हायर होती है। तो हाँ, हम इसको बोल सकते हैं कि ये एमिशन नहीं है, क्योंकि एमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन मस्ट कम फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह के क्वेश्चन अब सारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप यू लाइक द सेशन, आपको समझ आई चीज़ें। थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करके फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे।